नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका। देखिए, जनगणना भवन की स्थिति को हम किस प्रकार जज करेंगे। जब हम जान जाते हैं कि भवन का उपयोग आवासीय रूप में हो रहा है, गैर आवासीय रूप में हो रहा है या आवास का अनुपयोग हो रहा है, जिसमें संस्थागत परिवारों की भी गणना की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जब भवन की स्थिति यदि अच्छी है, मतलब काफ़ी सुंदर घर दिख रहा है, नया नया घर है, तो वो अच्छा होगा। और जिन मकानों में थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत है, उस पर हम कोड 2 का चयन करेंगे, जो कि रहने योग्य है। और कोड 3 जो जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है, जिसमें रहने योग्य नहीं है, वो कोड 3 का चयन करेंगे। यद्यपि इस बात का डिसीजन हम उत्तरदाता पर ही छोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है उसका मकान भले ही थोड़ा सा रहने योग्य की कंडीशन में, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हमारा मकान भैया अच्छा है, तो आपको उसे अच्छा कोड 1 में ही ले जाकर चुनना होगा। आप उत्तरदाता पर डिपेंड हैं, उत्तरदाता जो कहे आपको वही करना है। आइए परिवार संख्या को समझते हैं। परिवार संख्या देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप एक जनगणना मकान में कई परिवार हो सकते हैं, और इस प्रकार आप हर परिवार के लिए अलग अलग डेटा दर्ज करेंगे। तो देखिए, यह फील्ड निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि यह खुद ऑटो जनरेटेड है और खुद के साथ 3 डिजिट का अपने आप 001, 002 और इस तरह से अन्य परिवारों के लिए यह संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। जिन घरों में आवासीय या आवासीय सह अनुपयोग विकल्प उपलब्ध है, ऐप स्वतः एक परिवार संख्या आवंटित कर देती है। हम सबको पता है कि संस्थागत परिवार के लिए 999 कोड जनरेट करेगा ऐप। यदि विकल्प आवासीय सह अनुपयोग और संस्थागत है, प्रश्न संख्या 7 में जब हम आवासीय सह अनुपयोग करते हैं और संस्थागत का चुनाव करेंगे, तो ऐप उस परिवार संख्या को क्या क्या आवंटित करेगा? 999 आवंटित करेगा। यदि आवासीय सह अनुपयोग है और उसे आप लॉक कर देते हैं, बंद है, तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटन नहीं करेगा, भले ही वह संस्थागत क्यों न हो। और यदि वो बंद कर देते हैं, लॉक कर देंगे, तो वहाँ पर परिवार संख्या आवंटित नहीं होगी। आपको आना पड़ेगा पुनः उस घर पर और आकर फिर वहाँ पर अनलॉक करके उसकी डाटा भरना पड़ेगा, तभी वो परिवार संख्या ऐप उसे जनरेट करेगा। तो परिवार संख्या हो सकता है अगले जनगणना मकान के बाद जो परिवार गिने जा चुके हैं उसके बाद इसको जनरेट करे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि परिवार संख्या बाद की जनरेट होगी, ऐसा कोई समस्या नहीं है इसमें। आइए देखते हैं कि सब व्यक्तियों की कुल संख्या। देखिए, किसी भी परिवार में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक परिवार है और दादा दादी के साथ 2 बच्चे हैं, उनकी 2 पत्नियाँ हैं और ये बेटी हो सकती हैं और दादाजी हैं, और उनके बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः आप जब दर्ज करने जाएंगे, तो आप एक दिन के बच्चा यदि पैदा हुआ है, जो 1 दिन का है वो, और जो चारपाई पर लेटी हुई सबसे बुजुर्ग महिला भी हैं, यदि भले वो उनकी जीवन 1 दिन का हो, तो उन्हें भी काउंट करना है। मतलब घर में जितने व्यक्ति शामिल हैं सबको आपको गिनना होगा। ध्यान रखने योग्य बात है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो नियमित रूप से वहाँ पर निवासी है, लेकिन वह कुछ कार्य के लिए बाहर चला गया और आप उस समय जाते हैं, तो आपको भी उसको गिनना है। लेकिन यदि उस घर में कोई आगंतुक आया हो तो उसे आपको शामिल नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। परिवार देखिए, प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 यह परिवार के मुखिया से संबंधित है। 11 में प्रश्न संख्या में सीधे 11 के परिवार के मुखिया का नाम पूछना है, उसे दर्ज करना है। जो परिवार जिसे मुखिया बनाना चाहे उसे मुखिया बना सकता है, उसका नाम बताए, उसे आप दर्ज कर दीजिए। उसकी प्रश्न संख्या 12 में वह पुरुष है, स्त्री है, यह दर्ज करना है। और प्रश्न संख्या 13 में वो अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है या अन्य, आपको दर्ज करना होगा। अनुसूचित जाति अन्य जाति के लिए आपको ऐप में एक सुविधा प्रदान की गई है। यदि आप सूची उपलब्ध होगी और उस सूची से आप देख सकते हैं कि कौन सी जाति SC में है और कौन सी जाति ST में आती है। यदि इन दोनों में नहीं है तो वो अन्य में आएगी। ध्यान देने योग्य बात क्या है मित्रों, कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के हो सकते हैं। अनुसूचित जाति केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के हो सकते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति में कोई भी धर्म शामिल हो सकता है। परिवार के मुखिया के बारे में धर्म पूछकर उसके उत्तर की पुष्टि कीजिए और आप अपने उस जो प्रश्न संख्या है उसमें उचित कोड का चयन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 14 पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर जानेंगे कि घर के स्वामित्व की स्थिति क्या है। ये क्या घर किराए पे है या घर उनका खुद का है, और या फिर उन्होंने किराया देते हैं, मकान कहीं और है, या फिर वो किराया ही नहीं देते हैं और मकान भी उनका नहीं है। तो इस प्रकार के
4 कोड आपको प्राप्त होंगे। इन चारों कोडों का चयन आप पूछ कर उनसे कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम रहने योग्य कमरों की संख्या। तो रहने योग्य जो उपलब्ध कमरे हैं उसमें बैठक कक्ष आएगा। देखिए नौकर का कमरा भी आपके रहने योग्य कमरे में ही आएगा, तब जब नौकर आपके ही परिवार से खाना खाता हो। यहाँ पे जो नौकर का कमरा यदि आप काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके ही परिवार से खाना खा रहा है। देखिए शयन कक्ष भी रहने योग्य कमरे में आएगा। अध्ययन कक्ष हुआ, बैठक कक्ष, नौकर का कमरा, शयन कक्ष, ये सब रहने योग्य कमरे में उपलब्ध हैं। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या में देखिए क्या शामिल नहीं है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसमें क्या शामिल नहीं है। देखिए रसोई घर, भंडार गृह, बाथरूम, शौचालय, गलियारा, बरामदा, ये शामिल नहीं है। ये तब तक शामिल नहीं होगा जब तक इसका एक अलग इकाई के रूप में उपयोग न हो। अब भंडार गृह में एक अलग इकाई के रूप में कोई रहने लगा तब उसका उपयोग अलग माना जाएगा, लेकिन जब तक हम ये मान के चलते हैं कि रसोई घर, भंडार गृह, बाथरूम, शौचालय, गलियारा, बरामदा जो ये सब हैं, इनका उपयोग रहने योग्य कमरों में नहीं किया जाएगा, इसे नहीं गिना है। या और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि जैसे कोई घर है और उस ये जनगणना मकान एक तरह से मान लीजिए एक घर है और इसमें एक दुकान, यहाँ पर कोई भी दुकान है दुकान है और यहाँ पर व्यक्ति रहता भी है उसी में, ये इसी घर में एक ही रूम है और इसमें दुकान भी कर रखा है और इसी में साइड बाय साइड वो रह भी रहा है। तो उसके लिए रहने योग्य कमरे क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। उसके लिए रहने योग्य कमरा शून्य हो जाएगा। एक से अधिक परिवार द्वारा साझा किया जाने वाला जो कमरा रहेगा तो अभी किसी भी परिवार के गणना में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई ए परिवार है और बी परिवार है, दोनों 2 परिवार हैं और उनके द्वारा एक कमरा है और दोनों साझा के तरह से ये ए भी इस्तेमाल कर रहा है और बी भी इस्तेमाल कर रहा है। ये बैठक कक्ष जो एक तरह से है, तो ये इनको न ए के लिए ही गिनना है ना बी के लिए गिनना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या में, तो परिवार में रहने वाले दंपतियों को आप किस प्रकार गिनेंगे? तो देखिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परिवार में जो दंपति हैं वो निर्भर करता है कि जो विवाहित हैं आपको उन्हीं को गिनना है। और उन विवाहितों में भी दंपतियों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि उस घर में कितनी महिला, जो दंपतियों में महिलाओं की संख्या क्या है। यदि एक पति हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं तो उस केस में आप 2 दंपति दर्ज करेंगे। यदि एक पति है, एक ही व्यक्ति है, उसकी 3 पत्नियां हैं तो उस केस में आपको 3 दंपतियों की संख्या में 3 दर्ज करना होगा। और मान लीजिए कि एक आपके एक ही पत्नी है और 4 पति हैं उसी के, तो वहाँ पर भी एक दंपति। तो मतलब महिलाओं की संख्या निर्भर करेगी कि आपको किस प्रकार दर्ज करना है, कितने दंपति होंगे। दंपतियों की संख्या महिलाओं पर निर्भर करती है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।